नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक करियर के सबसे प्रेशर वाले दौर से भी गुजर रहे हैं। लालू यादव उनके ऊपर लगातार प्रेशर दे रहे हैं कि आप अब नेशनल कन्वेनर बन के विपक्षी एकता के दिल्ली जाइए, बिहार की गद्दी खाली करिए कि महागठबंधन में अब दाल नहीं गलना है। विपक्षी एकता फेल हो गया, लालू अब प्रेशर कर रहे हैं सीएम बनाने के लिए तेजस्वी को, और तेजस्वी यादव गए हुए हैं विदेश घूमने के लिए। इसी दौरान आखिरकार क्यों राज्यपाल भवन में जाकर नीतीश कुमार मिले सुशील कुमार मोदी से? विधायकों का बैठक नीतीश कुमार कब करते हैं? याद कीजिए, 17 में किए थे तो सरकार बदलना था, 19 में किए तो सरकार बदलना था, और फिर कल किए हैं जब सारे विधायकों को उन्होंने बुलाया है। कोई फीडबैक नहीं लेना है, अभी ना चुनाव है तो फीडबैक क्या लेंगे विधायकों से? नीतीश कुमार की रणनीति यही है कि किसी तरह अब जान बचाकर भागना है एनडीए में। बीजेपी ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, अब नीतीश कुमार को अगर आएंगे भी एनडीए में तो सीएम की गद्दी उनको नहीं मिलनी। सीएम का गद्दी अब बीजेपी तय करेगा। जदयू से भी हो सकता है कोई सीएम बने, लेकिन वो बीजेपी तय करेगा। तो नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने दी थी विपक्षी एकता की, लेकिन अब स्थितियां बदल गई। अब कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का आभास हो गया है, उनको भी पूर्वाभास है कि कई दल छटकने वाले हैं 14 जुलाई के बाद। नीतीश कुमार की जो रणनीति थी कि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, वो प्लेटफॉर्म पर ले आए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं पाए वो नेता जो पहुंचे यहाँ पर। इसके अलावा नीतीश कुमार को एक और बात अखड़ गया 23 जून को, जो विपक्षी एकता की बैठक हुई, कि लालू यादव सारा लाइमलाइट ले गए। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाषण दिया, 20 लाख करोड़ घोटाले का जिक्र किया। सभी नेताओं का नाम उन्होंने गिनवा दिया, स्टालिन से लेकर शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सबका नाम गिनवाया। नीतीश कुमार पर चुप। कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतरना हो और गद्दी सौंपना हो नीतीश कुमार को, बीजेपी और राजद का चुनाव करना हो, तो नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ ही इनकी 3 दशक की राजनीति रही है। बीजेपी इन पे बदले की कार्रवाई नहीं करेगी। दोस्तों, विपक्षी एकता के मुहिम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि शरद पवार का एक बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि अब विपक्षी एकता की जो बैठक है वह शिमला में 12 जुलाई को नहीं, अब यह बैठक 14 जुलाई को बेंगलोर में होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। तो शरद पवार का बयान सामने आता है कि अब जो है विपक्षी एकता की बैठक 12 जुलाई को नहीं 14 जुलाई को होगी। तारीख भी आगे बढ़ा दिया गया और जगह भी बदल दिया गया। क्या इसके मायने हो सकते हैं? और उससे बड़ी बात शुभम यह है कि आखिरकार शरद पवार क्यों आगे आगे आकर बोल रहे हैं, कांग्रेस कुछ क्यों नहीं बोल रही है, और जो ये सभी रणनीति का कर्ता धरता है यानी नीतीश कुमार, वो क्यों नहीं डेट बता रहे हैं, जगह बता रहे हैं, क्यों? सवाल इस पर होना चाहिए। देखिए, विपक्षी एकता में अब ऐसा सोचिए, 23 तारीख को विपक्षी एकता की बैठक हुई पटना में, आज 1 जुलाई है, 8वां दिन है आज, मतलब 7 दिन पहले पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई। और इस 7-8 दिनों का घटनाक्रम को आप देखिए पहले कि हो क्या रहा है। महाराष्ट्र की बात कीजिए तो शरद पवार के जो भतीजे हैं अजीत पवार, वो अब पार्टी तोड़ने का बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस के साथ आप जाइएगा तो हम पार्टी तोड़ देंगे। पार्टी के अध्यक्ष पद पर किसको बिठाना है, इसको लेकर अब घमासान मचा हुआ है शरद पवार की पार्टी में। इसके अलावा आप ममता बनर्जी की बात कीजिए, पंचायत चुनाव चल रहा है बंगाल में, हाईकोर्ट को इंटरफेरेंस करना पड़ा है, इतनी हिंसा हो रही है बंगाल में माले कांग्रेस और टीएमसी के बीच, तृणमूल कांग्रेस के बीच। तो और 10 जुलाई को वहां पर रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही ममता बनर्जी ये फाइनल कर पाएंगे कि बंगाल में वो वाम और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगी। केजरीवाल तो सीधे तरीके से साइड हो चुके हैं। 3 शर्त रखे कि राहुल गांधी का चेहरा बर्दाश्त नहीं है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बजाते उन्होंने समर्थन कर दिया बीजेपी को, तो उनको भी लेकर पेज जो है वो अब क्लियर हो गया कि वो अब नहीं आएंगे। मतलब पंजाब और दिल्ली जो है वो विपक्षी एकता से बाहर हो गया। इसके अलावा स्टालिन का देखिए, स्टालिन अभी तक अपना पत्ता खोले ही नहीं है। पिछले बार जो 23 जून को बैठक हुआ पटना में, उसमें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गायब थे। तो कुल मिला जुला कर नीतीश कुमार की जो रणनीति थी कि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, वो प्लेटफॉर्म पर ले आए, लेकिन प्लेटफॉर्म पर टिक नहीं पाए वो नेता जो पहुंचे यहाँ पर। इसके अलावा नीतीश कुमार को एक और बात अखड़ गया 23 जून को, जो विपक्षी एकता की बैठक हुई, कि लालू यादव सारा लाइमलाइट ले गए। लालू यादव पर ही मीडिया फोकस किया। लालू यादव का चूंकि मजाकिया अंदाज भी है, उन्होंने राहुल गांधी को दूल्हा भी बना दिया, बाराती बनने का बात भी कर दिया। ये बात भी नागवार गुजरा नीतीश कुमार को। और एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जो खबरें अब लगातार बिहार की राजनीति में चल रही हैं, कि दरअसल जब पिछली बार सरकार बदला बिहार में अगस्त 2022 में, उसके बाद नीतीश कुमार जो दिल्ली गए थे सोनिया गांधी से मिलने के लिए, उसी समय सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को यह जिम्मेदारी दी थी कि आप प्रयास कीजिए, आप आगे रहिए, आप चेहरा बनिए नीतीश जी, और आप ही विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कांग्रेस अगर बढ़ाएगी तो कई दल शुरू में ही भाग गए रहते, जैसे आप, टीएमसी, स्टालिन, ये लोग शुरू में ही नहीं आते। तो नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने दी थी,
विपक्षी एकता की। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। अब कांग्रेस पार्टी को भी इस बात का आभास हो गया है, उनको भी पूर्वाभास है कि कई दल छटकने वाले हैं 14 जुलाई के बाद। अब हुआ ये कि दरअसल नीतीश कुमार नेशनल कन्वेनर भी बन सकते हैं। चर्चा इसकी चल रही है कि राष्ट्रीय संयोजक बनेंगे और इसके लिए बहुत प्रेशर है उनके ऊपर। नीतीश कुमार अपने पूरे राजनीतिक करियर के सबसे प्रेशर वाले दौर से भी गुजर रहे हैं। लालू यादव उनके ऊपर लगातार प्रेशर दे रहे हैं कि आप अब नेशनल कन्वेनर बन के विपक्षी एकता के दिल्ली जाइए, बिहार की गद्दी खाली कर दीजिए। दूसरी बात, ये विपक्षी एकता की बैठक बुरी तरह फेल भी हुई एक तरह से कहिए तो, चूंकि इस 8 दिन के अंदर में ही इसका प्रारूप बदल गया है। 8 दिन पहले जो स्थितियां थी 23 जून को, वो अब नहीं है और 14 दिन अभी बाकी है। आप निकल जाएगा, ममता बनर्जी निकल जाएंगी, स्टालिन निकल जाएंगे, तो बचेगा कौन विपक्षी एकता में? ऐसे ही 4-5 स्टेट जो है। इसके अलावा एक और खबर आपको बताते हैं, केरला का आप बात कर लीजिए। केरला में जो पी विजयन वहां के सीएम हैं, 2 दिन पहले केरला कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गिरफ्तारी करा देते हैं करप्शन के मामले में। मतलब डी राजा और सीताराम येचुरी का जो वाम दल है वो केरला में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो केरला भी मैसेज क्लियर दे रहा है कि हम यहां पर अकेले लड़ेंगे चुनाव। तो केरला, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी राज्य तो बाहर ही हो रहे हैं विपक्षी एकता से। इस बात का आभास नीतीश कुमार को हो गया है और नीतीश कुमार अब इसी बात को लेकर तनाव में है, टेंशन में होंगे कि अब बिहार की गद्दी हम कैसे बचाएं। क्योंकि तो आगे लालू यादव ने तो इनको आगे बढ़ा दिया था नीतीश कुमार को, चने के झाड़ पर चढ़ा दिया कि आप पीएम प्रत्याशी हैं। जगदानंद सिंह का रोज बयान आ रहा था और अब स्थितियां ऐसी माकूल हो गई हैं कि बीजेपी को पता है और इसीलिए बीजेपी इस पर चुप है। बीजेपी का कहीं कोई प्रतिक्रिया आया है क्या विपक्षी एकता पर? अब जाकर नरेंद्र मोदी ने भोपाल में वो भाषण दिया जिसमें 20 लाख करोड़ घोटाले की उन्होंने बात की। इसके अलावा एक और अंदर की खबर जो आई है, 2 दिन पहले नीतीश कुमार पहुंचे थे राज्यपाल भवन और वहां पर एक्सीडेंटली नहीं, राजनीति में कोई भी चीज एक्सीडेंटली नहीं होता है, कोइंसिडेंस नहीं होता है, वहां पर सुशील कुमार मोदी भी पहुंचे। दोनों नेताओं की राज्यपाल के साथ मुलाकात भी हुई, जो खबरें आई हैं, नेशनल मीडिया भी इस पर चर्चा कर रहा है। तो ये दरअसल नीतीश कुमार अब साष्टांग है बीजेपी के सामने और वो बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह वापस उनकी एनडीए में एंट्री हो जाए, क्योंकि महागठबंधन में अब दाल नहीं गलना है। विपक्षी एकता फेल हो गया, लालू अब प्रेशर कर रहे हैं सीएम बनाने के लिए तेजस्वी को, और तेजस्वी यादव गए हुए हैं विदेश घूमने के लिए। इसी दौरान आखिरकार क्यों राज्यपाल भवन में जाकर नीतीश कुमार मिले सुशील कुमार मोदी से? लेकिन बीजेपी ने भी अब स्पष्ट कर दिया है कि कुछ भी हो जाए, अब नीतीश कुमार को अगर आएंगे भी एनडीए में तो सीएम की गद्दी उनको नहीं मिलनी है। सीएम का गद्दी अब बीजेपी तय करेगा। जदयू से भी हो सकता है कोई सीएम बने, लेकिन वो बीजेपी तय करेगा। अब बीजेपी के पास वो मौका है इस बार कि अगर नीतीश कुमार को वापस एनडीए में लेना है तो हम तय करेंगे कौन सीएम होगा, ये बीजेपी तय करेगा। बीजेपी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है। इसके अलावा आप एक और बात मार्क कीजिए कि बीजेपी का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर आज भी नीतीश कुमार के लिए है। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भाषण दिया, 20 लाख करोड़ घोटाले का जिक्र किया। सभी नेताओं का नाम उन्होंने गिनवा दिया, स्टालिन से लेकर शरद पवार से लेकर ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव से लेकर सबका नाम गिनवाया। नीतीश कुमार पर चुप थे। लालू यादव पर बोले, नीतीश कुमार पर चुप थे नरेंद्र मोदी। अमित शाह ही बिहार आए हैं, उन्होंने पलटू राम कहा है, करप्ट नहीं कहा, परिवारवादी नहीं कहा है अमित शाह ने। मतलब भाजपा का भी अभी एक सिग्नल, एक गेट खोल कर रखी है नीतीश कुमार के लिए कि कभी अगर भविष्य में महीने 2 महीने में या 10 दिन के अंदर भी हो सकता है ये काम, अगर नीतीश कुमार एनडीए में आना चाहे तो इतना भी दरवाजा मत बंद कर दो कि उनकी नो एंट्री हो जाए। तो इसलिए बीजेपी भी एक दरवाजा खोल कर रखी है और नीतीश कुमार लगातार। अमित शाह ने तो नो एंट्री स्पष्ट रूप से कहा है, हर एक भाषण में कहा है। देखिए, राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है और अंतिम चैप्टर राजनीति में कभी नहीं होता है, याद रखिएगा एक बात। जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस पार्टी से रहे सीएम, उनके बड़े भाई ललित नारायण मिश्रा कांग्रेस से केंद्रीय मंत्री रहे, रेलवे मंत्री रहे, और नीतीश मिश्रा को देखिए, जगन्नाथ मिश्रा का जो बेटे हैं बीजेपी से विधायक हैं। तो व्यक्ति के जाने के बाद भी राजनीति चलती रहती है। तो राजनीति में कोई भी बात ब्रह्म वाक्य नहीं होता है। ये कहना अमित शाह का 3 बार कि नीतीश कुमार नहीं आ सकते हैं गठबंधन में, इस बात की गारंटी नहीं है कि नीतीश कुमार सच में एनडीए में नहीं आ सकते हैं। नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में आ सकते हैं, लेकिन अब शर्त एनडीए बीजेपी का होगा। शर्त अब नीतीश कुमार नहीं रख पाएंगे सीएम बनने के लिए। और एक बात जानिए, आज अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए, ऐसा सिचुएशन अगर आज बन जाए कि नीतीश कुमार को गद्दी से उतरना हो और गद्दी सौंपना हो नीतीश कुमार को, बीजेपी और राजद का चुनाव करना हो, तो नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी को चुनेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ ही इनकी 3 दशक की राजनीति रही है। बीजेपी इन पे बदले ही कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन तेजस्वी यादव अगर सरकार में आ जाते हैं नीतीश कुमार को गद्दी से उतारकर, तो आप तय मानिए कि राजद इनसे एक रिवेंज की राजनीति जरूर करेगी,
कारण है कि लगातार इनकी पूरी राजनीति 90 से 94 से लालू यादव के खिलाफ ही रही है। लालू यादव को गद्दी से उतारना, फिर 2015 में गठबंधन करना और फिर 17 में लालू यादव को वापस हटा देना सत्ता से, ये काम नीतीश कुमार की है, बीजेपी ने नहीं किया है। तो नीतीश कुमार के सामने अगर ऑप्शन होगा कि हम गद्दी से उतरेंगे, यानी नीतीश कुमार गद्दी से उतरेंगे और बीजेपी और आरजेडी में चुनना हो किसका सीएम बनेगा, तो नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी को बनाने की गलती नहीं करेंगे, वो हमेशा बीजेपी का ही सीएम देंगे। तो पूरा खेल ये चल रहा है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, कोई इत्तेफाक नहीं था कि नीतीश कुमार पहुंचते हैं राजपाल भवन अचानक और उसके बाद सुशील मोदी पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ विधायकों का बैठक नीतीश कुमार कब करते हैं, याद कीजिए, 17 में किए थे तो सरकार बदलना था, 19 में किए तो सरकार बदलना था, और फिर कल किए हैं जब सारे विधायकों को उन्होंने बुलाया है। कोई फीडबैक नहीं लेना है, अभी ना चुनाव है तो फीडबैक क्या लेंगे विधायकों से। तो नीतीश कुमार की रणनीति यही है कि किसी तरह अब जान बचाकर भागना है एनडीए में, और कोई ऑप्शन इनके पास नहीं बचा है। अच्छा, एक चीज़ मार्क करने वाली है कि विपक्षी एकता के मुहिम में जो भी दल हैं, चाहे आपकी बात करें या ममता बनर्जी की बात करें या फिर एनसीपी की बात करें, सबको दिक्कत कांग्रेस से ही है। तो कांग्रेस के कारण क्या विपक्षी एकता का मुहिम जो कहने के फेल्योर साबित हो रहा है? मूल बहुत छोटा इसका जवाब है, ये जितनी पार्टियों का आप नाम ले रहे हैं सबका जन्म कांग्रेस के खिलाफ ही हुआ है। कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए ही हुआ है और कांग्रेस का वोट तोड़ करके ही ये राजनीतिक पार्टी बने हैं। आज जो तृणमूल कांग्रेस के वोटर हैं, कभी वो कांग्रेस के वोटर रहे हैं बंगाल में, कभी जो आज एनसीपी के वोटर हैं वो कभी कांग्रेस के वोटर रहे हैं, जो आज बिहार में आरजेडी के वोटर हैं वो कभी कांग्रेस के वोटर रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किसके वोटर को तोड़कर जोड़ा खुद के साथ, बीजेपी की तो सरकार नहीं थी वहां पर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कांग्रेस से इसीलिए ये लोग असहज हो जाते हैं कि अगर कांग्रेस में फिर से ये जाते हैं साथ में और वोट अगर इनका कांग्रेस को मिलने लगे और कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाए तो क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दल बीजेपी से उतने असहज नहीं है जितने कांग्रेस से असहज है, कारण सबकी उत्पत्ति कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के वोट को काट कर हुई है, यही मूल कारण। क्या नीतीश कुमार की बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि विपक्षी एकता फेल्योर है? और क्या कारण हो सकता है? नीतीश कुमार को पता है कि विपक्षी एकता 10-15 दिन का और खेल है, इसके बाद साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मामला ही नहीं है कुछ। दल का नाम गिनवा दिया गया है, महाराष्ट्र में अजीत पवार विद्रोह कर रहे हैं शरद पवार के खिलाफ, टीएमसी आने को तैयार नहीं है, आम आदमी पार्टी ने यूसीसी पर साथ दे दिया बीजेपी का, तो कहां से विपक्षी एकता होगा? स्टालिन कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। और इनसे बड़ा विपक्षी एकता 2019 में वाईएसआर ने किया था, जगनमोहन रेड्डी ने किया था, कहां सफल हुआ? सॉरी, चंद्रबाबू नायडू ने, माफ कीजिएगा, चंद्रबाबू नायडू ने किया था, कहां वो सफल हुआ? 20 पार्टी उसमें साथ आ गए, इसमें तो 15 ही पार्टी साथ है, फिर भी वो फेल हो गया। असंभव है, विपक्षी एकता नहीं हो सकता है। आप अगर किसी पार्टी के वोटर को तोड़कर उसके खिलाफ खुद की पार्टी खड़ा कीजिए, भविष्य में कैसे आप उसे मर्ज कीजिएगा? इसलिए नहीं हो सकता है। एक और चीज है, नीतीश कुमार विधायक लोग के साथ बैठक कर रहे हैं और भी सिंगल मिलकर बैठक कर रहे हैं। वही तो हम भी सवाल उठा रहे हैं कि 17 में इस तरह का बैठक किए तो सरकार बदल गया था, 19 में इस तरह का बैठक की सरकार बदल गया था, और अब फिर सावन चल रहा है और फिर वही बैठक विधायकों को बैठाकर 1 by 1 कर रहा है। कुछ तो इसके पीछे कारण है, वही बेचैनी है, कैसे अब महागठबंधन में रहे, इसीलिए सब ये सारा प्रक्रिया उसीलिए हो रहा है। चलिए, तो देख सकते हैं कि विपक्षी एकता के मुहिम में कहीं ना कहीं जो है अब बेचैनी नीतीश कुमार को बढ़ गई है कि विपक्षी एकता की बैठक जो है वह कहीं फेल्योर साबित हो रही है। और साथ ही साथ शरद पवार का जो बयान सामने आता है कि विपक्षी एकता की तारीख बढ़ गई है और जगह भी काफ़ी चुनाव जो है अब अलग कर दिया गया है, और साफ तौर पे नीतीश कुमार जो है अब विधायक लोग से मिल रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में तख्ता अलट पलट हो सकती है, कुछ नया देखने को मिल सकता है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, अभी हमारे कमेंट से बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।